बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जनाब हम लोगों ने नया सिलसिला शुरू किया हुआ है कंप्यूटर साइंस 9th क्लास फेडरल बोर्ड और चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू करते हैं। दूसरा हिस्सा आज मुकम्मल करने जा रहे हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। कुछ इसमें बड़े ही मशहूर एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, वो हर सूरत में तैयार करने हैं। वो आपको मैं बाद में बताता हूँ, पहले ज़रा किताब वाली बात कर लें। पहला जो सवाल है वो अब नए हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मैं निशान लगवा देता हूँ कि जनरेशन पर नोट लिखें। पेज नंबर 9 से लेकर 11 तक शॉर्ट करके हर जनरेशन का बताना है। अब देखिए उसने बताया है कि क्या बताना आपने। वो कह रहे हैं कि मेन जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है उसके बारे में बताएं और उसका असरात यानी उसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं वो बताने। दो चीज़ें बतानी है हर जनरेशन की। तो अब जैसे फर्स्ट जनरेशन है, आप शुरू करेंगे जी कि इसमें वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल हुई थी एज आ कोर टेक्नोलॉजी, यहाँ तक बताना है। और उसके बाद में आपने तीन कैरेक्टरिस्टिक्स बता देने, या 4 बता दें ज़्यादा बेहतर है, यहाँ तक 4 बता दें। एग्जाम्पल नहीं पूछेंगे, एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह फिर आप हेडिंग देंगे सेकंड जनरेशन। आप बताएंगे कि सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर जो है वो रिप्लेस्ड हुए थे वैक्यूम ट्यूब से, और कंप्यूटिंग जो है वो रेवोल्यूशनलाइज हो गई थी, इनकलाब बर्पा हो गया। अभी भी जो बेसिक एलिमेंट है वो ट्रांजिस्टर ही होते हैं। अब इसके आप बता दें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ये कंप्यूटर साइज में मज़ीद छोटे हो गए, तेज़ हो गए और काबिल भरोसा हो गए थे। फिर कॉस्ट इफेक्टिव, थोड़े से सस्ते हो गए। प्रोसेसिंग स्पीड बेहतर हो गई। असेंबली लैंग्वेज बन गई, साथ हाई लेवल लैंग्वेज भी बन गई, जैसे फोर्ट्रान हो गया, ये हो गया, कोबोल वगैरह हो गया। मैग्नेटिक टेप बन गई और हार्ड डिस्क भी बननी शुरू हो गई। यहाँ तक करना। फिर थर्ड जनरेशन में आप बताएंगे कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है वो डेवलप हो गए। इसमें बहुत से जो ट्रांजिस्टर्स हैं उनको इकट्ठा कर देगा एक चिप के अंदर, यहाँ तक बता दें, और इसके तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स बता दें। चौथी जनरेशन हमारे वाली जो है ये इसमें लाखों बल्कि मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर जो हैं वो होते हैं एक चिप के अंदर। इसको VLSI एंड ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहते हैं। यहाँ तक करने के बाद शानदार स्पीड हो गया, साइज बहुत थोड़ा हो गया। अच्छा मैं आपको बताऊंगा एक बात, आप हैरान आ जाएंगे। कभी आप नेट पे सर्च कीजिएगा, जो दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था जिसको क्रे 1 कहते थे, वो उस वक्त अरबों का था। हमारा जो आज का एक अच्छा स्मार्टफोन है, चाहे वो आईफोन हो, चाहे सैमसंग का हो, एंड्रॉयड हो, कोई भी हो, वो उस सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा तेज़ है और ज़्यादा स्टोरेज रखता है। तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी ज़्यादा हैरत अंगेज डेवलपमेंट हुई है पिछले 50 साल में। और उसकी सबसे बुनियादी वजह माइक्रो प्रोसेसर है। लो जनाब, पाइथन बन गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू हो गई है, C++, बल्ले बल्ले बल्ले, जावा, यहाँ तक करना है जी। पाँचवीं जनरेशन में बता दें जनाब के पाँचवीं जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, और इस पर जनाब आप बता दें क्या होती है। और आगे एग्जांपल सिर्फ ये वाली दे दें। एक्सपर्ट सिस्टम्स बन गए हैं, रोबोट्स बन गए हैं, कई फील्ड्स में इस्तेमाल हो रहे हैं, इंजीनियरिंग में इस्तेमाल हो रहे हैं, मेडिसिन में इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ तक करना है। बस दो लाइनों में बताना है कि मेन टेक्नोलॉजी कौन सी है, और उसके बाद इसकी खसूसियात दो तीन बता देनी। अगर फिर भी आपको तीन ज़्यादा लग रही हैं तो दो बता देनी। तो इस तरह हमारा पहला लॉन्ग ख़त्म हुआ, यहीं से अगला लॉन्ग शुरू हो रहा है, और बहुत ही मशहूर लॉन्ग है। नेचुरल सिस्टम क्या होता है और आर्टिफिशियल सिस्टम क्या होता है। ये सवाल ऐसे भी आ सकता है और ये सवाल डिफरेंशिएट भी आ सकता है। याद रखें, ये डिफरेंशिएट जो है आप इसको तैयार करेंगे एज आ एक्स्ट्रा लॉन्ग। एक्स्ट्रा लॉन्ग 6 नंबर का होता है, तो कम अज़ कम 8 पॉइंट आप देंगे। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल वाला पॉइंट लाजमी करना है, ये वाला। और पहला पॉइंट हमेशा एक्चुअल डेफिनेशन होती है। तो अगर आप सिर्फ यही सवाल याद कर लें तो ऊपर वाले सवाल की जगह आप ये नीचे वाला लिख सकते हैं पैराग्राफ की शक्ल में। तो एक याद कर लें बस, मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ क्योंकि ये दोनों टॉपिक बहुत अहम है। एक्सरसाइज देखें, अगर तो सवाल आगे कि राइट ए नोट ऑन आर्टिफिशियल सिस्टम एंड नेचुरल सिस्टम, तो देखिए सेम वही चीज़ डिफरेंशिएट वाली लिखी हुई है। वही आपने पैराग्राफ में 3 पैराग्राफ बना देने और 3 इसके बना देने हैं। अगर सवाल आ जाए भाई डिफरेंशिएट बताएं दोनों का, तो फिर आमने सामने 9 पॉइंट 8 पॉइंट कर दें। तो इसलिए अगर सिर्फ आप यही याद कर लेते हैं तो जनाब आप हर तरह का सवाल इससे रिलेटेड करने का कर सकते हैं, फ़ायदा उठा। देखिए
सवाल नंबर 2 था, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम। अगर डिफरेंशिएट आ जाता तो फिर वो टेबल वाला करना था। तीसरा सवाल जो है वो बहुत ही अहम सवाल है कि नेटवर्क कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ये सेंडर रिसीवर वाली सवाल की बात हो रही है। बहुत ही आसान सवाल है और बड़ी चस्के वाला सवाल है। डाटा कंपोनेंट्स, पहले डेफिनेशन थोड़ी सी बता दें कि डाटा कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और इसके जनाब जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो 5 होते हैं। सेंडर है, रिसीवर, मैसेज है, एक्चुअल मीडियम है जिस रास्ते से जाता है, प्रोटोकॉल वो कवानीन जिसके तहत डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, और रिसीवर अगला कंप्यूटर जो है। सेंडर को ट्रांसमीटर भी कहते हैं और इसको जनाब सिंक भी कहा जाता है। मैसेज है, मीडियम है। अच्छा, ये सारे शार्ट भी देखें, एक्सरसाइज का हमने शार्ट भी किया था नावा प्रोटोकॉल। तो इस लॉन्ग के अंदर आपके 5 शार्ट भी, 6 शार्ट याद हो गए आपके इस लॉन्ग के अंदर। मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप बच्चे पूछते हैं बस जी एडिशनल शार्ट करें, और भाई बहुत बिल्कुल करने हैं, पर अगर आप लॉन्ग सही से तैयार कर लेते हैं तो बहुत से एक्स्ट्रा शार्ट आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप ये लॉन्ग तैयार करते हैं तो आपको डाटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन भी आ जाएगी, सेंटर की भी आ जाएगी, मैसेज की भी आ जाएगी। अच्छा, सवाल लॉन्ग सवाल के साथ डायग्राम लाजमी बनाना है। मीडियम की डेफिनेशन भी आपको आ जाएगी, प्रोटोकॉल की भी आ जाएगी और रिसीवर की भी आ जाएगी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द रोल्स ऑफ कॉमन कम्युनिकेशन डिवाइसेस, हब, स्विच, रूटर्स एंड गेटवे। ये वही जनाब 4 टॉपिक हैं। कल हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन भी किया था कि जो स्विच है वो कैसे रूटर से बेहतर है। आप जरा आपने इसको फुल कर देना है। पहले डेफिनेशन बता दें। कम्युनिकेशन डिवाइसेस वो होती हैं जो कि डाटा को ट्रांसमिट करने में हेल्प करती हैं। ये बुनियादी तौर पर 4 इस्तेमाल हो रही हैं। हब है, स्विच है, रूटर है। जो आपके घरों में वाईफाई लगा हुआ है ये रूटर है, ये जो कि मल्टीपल नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है। और एक गेटवे होता है जो कि टेलीकॉम कंपनी यूज़ करती हैं। जैसे हमारा PTCL है वो यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे इस ट्रैफिक को इंटरनेट पे चढ़ा रहे हैं, एक तरह के कंप्यूटर को डिफरेंट तरह के नेटवर्क पे डाल रहे हैं। तो ये सारा कुछ है ये गेटवे कराता है। देखिए वो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पे काम चल रहा है। जो सर्वर के साथ कनेक्ट करना, मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना, वहाँ पर यूनिक्स चल रहा होगा, हमारे कंप्यूटर में विंडो चल रही है, मैकिन्टॉश चल रहा है। तो ये जो फिर गेटवे चाहिए होता है ताकि कम्युनिकेशन मुमकिन हो सके। रूटर जो है वो हमारे घरों में लगा होता है, वाईफाई इसको कहते हैं, वायरलेस रूटर भी इसको कहा जाता है, इंटेलिजेंट डिवाइस है। तो ये सवाल आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाए। सवाल नंबर 5, डिस्कस द एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज। बड़े मशहूर सवाल है। बस, स्टार और रिंग का बताना है। पुरानी किताब में तो ट्री भी थी और मैश भी थी, मगर अब सिर्फ जो है ना वो 3 ही रह गए हैं। तो तीनों जनाब बता दें, पेज 40 पे और पेज 41 पे। गायब हो गया, डाटा किधर गया भाई, डाटा किधर गया मेरा। ये जनाब डेफिनेशन बता दें कि नेटवर्क जो फिजिकल अरेंजमेंट होती है किसी भी नेटवर्क की, उसको टोपोलॉजी कहा जाता है। बुनियादी तौर पर टोपोलॉजी 3 होती हैं। इट डिफाइंस द फिजिकल एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क। द 3 मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टोपोलॉजीज आर बस टोपोलॉजी, डायग्राम बनाना होगा। इसी के अंदर इसका देखें, ये इसका अब एडवांटेज लिखा हुआ है। ये सिंपल होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होती है, स्मॉल नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होती है। मगर इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर ये वाली केबल ख़राब हो जाए, ये वाली जिसको बैकबोन कहते हैं, तो फिर सारी कम्युनिकेशन ख़राब हो जाती है। उसके साथ डायग्राम बनाना है। इस तरह स्टार टोपोलॉजी का बताना है। ये सेंट्रल हब से कनेक्ट होती है। हम हब और स्विच के बारे में पढ़ चुके हैं। ये इजी टू मेंटेन होता है। इसमें ज़्यादा कंप्यूटर आप लगा सकते हैं। किसी एक कंप्यूटर को उतार भी दें, कोई हर्ज नहीं होता, नेटवर्क चलता रहता है। सिर्फ इसके लिए सर्वर भी चाहिए होता है, थोड़ी सी महंगी होती है, इसका खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है। अब ये इसका डिसएडवांटेज आएगा कि इट इज़ अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव। और इसका एक और डिसएडवांटेज है कि अगर हब या स्विच फेल हो जाए तो फिर पूरा नेटवर्क लिखा हुआ है, होल नेटवर्क गोज डाउन। तीसरी जो किस्म है वो रिंग टोपोलॉजी। ये यूनिडायरेक्शनल होती है, यानी ये हर कंप्यूटर से कंप्यूटर डाटा ऐसे देती रहती है। अगर इस कंप्यूटर ने इस कंप्यूटर को डाटा भेजना है तो यहाँ से ऐसे डायरेक्ट नहीं भेजेगा, बल्कि एक तरतीब में ऐसे चलता जाएगा और उसके बाद जब इसकी बारी आएगी इसको डाटा देगा। इस वजह कि डाटा ट्रैवल होता है वन डायरेक्शन में, लूप की शक्ल में, सस्ती होती है।
पर मतलब अगर कोई एक कंप्यूटर भी बंद हो जाए, दरमियान में ऑफ हो जाए या ख़राब हो जाए, तो पूरा का पूरा नेटवर्क बैठ जाता है, क्योंकि डाटा इससे आगे फिर चलेगा नहीं। बस ख़त्म हो गया सवाल। OSI मॉडल क्या है, और इसको समझने के लिए जनाब इसकी जो सारी लेयर्स हैं उसको आपने डिस्क्राइब करना है। याद रखें फिज़िकली जो है ना हम लोग TCP IP यूज़ कर रहे हैं पूरी दुनिया में, मगर जो ISO कंपनी है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक रेफरेंस मॉडल बनाया हुआ है जिसको OSI कहते हैं, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये एक स्टैंडर्ड मॉडल है समझने के लिए कि किस तरह दो डिवाइसेस के दरमियान डाटा कम्युनिकेशन होती है। लेकिन वो ये है कि ऑलरेडी TCP IP कामयाब है और तेज़ी से बेहतरीन काम कर रहा है, इसलिए अभी इसको फिज़िकली यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मगर समझने के लिए ये एक शानदार मॉडल है। इसकी 7 लेयर हैं, TCP IP की 5 लेयर्स होती हैं। तो ये पहले डेफिनेशन बता दें। OSI मॉडल जो है ISO ने बनाया था 1970 में। देखिए लिखा हुआ है, ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है कि कैसे डाटा ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ तक। उसके बाद OSI मॉडल कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर्स, हर एक लेयर का अपना एक मखसूस काम होगा। अब काम क्या है वो आप बताते जाएं। एप्लीकेशन लेयर, याद रखें हम पहले भी शॉर्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। फिर वही बात, अगर आप ये लॉन्ग तैयार कर लेते हैं तो आप 8 शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लेंगे एक्स्ट्रा। साथ के साथ लेयर्स के बारे में सवाल आ सकते हैं, और OSI मॉडल है क्या, ये सवाल भी आप ऑटोमेटिकली तैयार कर लेंगे। अगर ये लॉन्ग सवाल आता है तो फिर आपने साथ में डायग्राम भी बनाना होगा। डायग्राम बड़ा इजी होता है, उल्टा इधर और इधर जाके जाए उल्टा लिखना होता है। देखिए यहाँ ऊपर से नीचे आ रहा है और यहाँ नीचे से डाटा ऊपर जा रहा है। यहाँ सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर होती है, और एट द एंड जो रिसीवर है वो आखिर में जाके मैसेज रिसीव करता है। एप्लीकेशन लेयर उसको आखिर में जाके डाटा देती है। बस ये यहाँ तक ही है, कनेक्टर तक है। ये एक्स्ट्रा शॉर्ट हैं, ये तैयार कर लें। अभी मैं थोड़ी देर पहले TCP IP का जिक्र किया, ये शॉर्ट एक्स्ट्रा तैयार कर लें। HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP जो है ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, और SMTP ये आपकी जो ईमेल्स होती हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये चारों प्रोटोकॉल याद कर लें। इंटरनेट की डेफिनेशन एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी याद कर लें। व्हाट इज इंटरनेट, ये याद कर लें। अब जनाब आखिरी सवाल है, अच्छा टाइम मिले तो इंटरनेट के एडवांटेजेस डिसएडवांटेज भी याद कर लें। ये पुरानी किताब में थे, मगर अब जो नई किताब इस साल आई थी उसमें उन्होंने ये लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म कर दिए और सिर्फ ये वाला आखिरी लॉन्ग सवाल ऐड कर दिया, जो कि एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये एप्लीकेशन के बारे में, इंटरनेट की एप्लीकेशन बताएं और इनका सोसाइटी पे क्या असर है। मैं फिर भी रिकमेंड करता हूँ कि आप इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज लाजमी याद करें। याद रखें, मैं बार बार बता रहा हूँ, चैप्टर 1 और चैप्टर 3 50% पेपर को करता है इकट्ठा, 50% पेपर इन दोनों चैप्टर से आएगा। तो बेहतर है ये एक्स्ट्रा सवाल भी याद कर लें, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। 6 पॉइंट कर लें, 7 8 है, 5 कर लें। 6 नंबर का सवाल है, 1 2 3 4 5 6 इसके कर लें, और इसके 5 6 इसका या 5 कर लें कि लाजमी करें। तो ये भी एक्स्ट्रा सवाल कर लें। और जो एक्सरसाइज का सवाल है वो छोटू सा है, वो सिर्फ ये है, कम्युनिकेशन इसकी एप्लीकेशन है, मतलब क्या है, ईमेल करना, मैसेज करना, वीडियो कॉल्स करना, व्हाट्सएप यूज़ करना। आप इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर रहे हैं वेबसाइट्स के ज़रिए, सर्च इंजन के ज़रिए, ई कॉमर्स है, शॉपिंग कर रहे हैं, दराज, फूड पांडा, अमेज़ॉन, इवन ये भी ई कॉमर्स ही है। ये जो आप इन ड्राइव यूज़ करते हैं, ऊबर हो गई। फिर सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, एजुकेशन में क्या है, ऑनलाइन ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक इसका इस्तेमाल इंटरनेट का। बिजनेस में वर्क के अंदर है, और रिसर्च इनोवेशन के लिए। और 3 को छोड़ें, ज़रूरी नहीं कि पेपर किताब के मुताबिक है, कि उसने यहाँ पर सिर्फ 3 लिखा है। फिर वही बात है कि आप 6 याद करें, क्योंकि 6 नंबर का शॉर्ट है। देखिए उसने एक्सरसाइज में 3 लिखा है। ये उन्होंने 3 लिखा है, आप 3 नहीं, आपने 6 याद करनी है। अब जनाब एक्स्ट्रा सवाल एक तो मैंने पहले करा दिया है, नेचुरल आर्टिफिशियल सिस्टम है पेज 12 पे। एक शॉर्ट क्वेश्चन पेज नंबर 41 पे आपने एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन करना है, जो कि जनाब आपका इंटरनेट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज है। एक आपने एक्स्ट्रा लॉन्ग ये करना है। एक एक्स्ट्रा लॉन्ग हो गया डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल सिस्टम एंड आर्टिफिशियल सिस्टम। और इस पूरी किताब का सबसे अहम सवाल, द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, ये जनाब आपका सबसे मशहूर एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन है।
डिस्क्राइब द वान न्यूमैन आर्किटेक्चर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। बहुत अहम सवाल है। इस सवाल को तैयार करने से कम आप 12 शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा तैयार कर सकते हैं। डेफिनेशन बतानी है। वान न्यूमैन आर्किटेक्चर है क्या? ये सबसे पहले जो कंसेप्ट आया कि डाटा और प्रोग्राम को एक जगह पे स्टोर कराया जाए, ये कंसेप्ट वान न्यूमैन ने दिया था। फिर देखिए आजकल कंप्यूटर में सीपीयू होता है, मेमोरी होती है, स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, इनपुट आउटपुट होती है, रैम राम होती है, बसेस होती हैं, और ये सारा कुछ भी वान न्यूमैन ने 1945 में डिस्क्राइब कर दिया था। तो ये डायग्राम भी बनाना है। दो चीज़ें हो गई, यहाँ तक करना है आपने। उसके बाद आप इसको दो लाइनों में डिफाइन कर देना है। सीपीयू क्या होता है डिफाइन कर दें। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, ये बहुत बड़ा लिखा हुआ है, थोड़ा कर दें। कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर, एएलयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। यहाँ तक करने के बाद फिर यहाँ से करें कंट्रोल यूनिट सिग्नल्स को डिकोड करता है और उसके बाद समझाता है कि करना कैसे काम। ये यहाँ तक, इसकी डायग्राम की जरूरत नहीं है, एक बस बड़ा है। फिर एएलयू क्या होता है, जो लॉजिकल और अर्थमेटिक काम परफॉर्म करता है। फिर रजिस्टर्स क्या होते हैं, सिर्फ डेफिनेशन बतानी है और सिर्फ इनके नाम बताने हैं। सम कॉमन रजिस्टर्स आर एमएआर, एमडीआर, एक्यूमुलेटर, पीसी एंड सीआईआर। बस सिर्फ नाम बताने हैं, डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। अगर टाइम आपके पास बहुत है तो फिर एक्स्ट्रा सवाल के तौर पर तैयार कर लें, वरना सिर्फ नाम याद कर लें। इस तरह फिर मेमोरी यूनिट का बताना है। मेमोरी यूनिट दो तरह की होगी, एक बुनियादी प्राइमरी मेमोरी होगी जो रैम और राम पर मुश्तमिल होगी, जिसको मेन मेमोरी कहा जाएगा, वो बताना है। और एक सेकेंडरी स्टोरेज होगी, वो बाद में आके आता है। उसके बाद बसेस आ गई, वो रास्ते हैं जिनसे डाटा चल के जाता है। और ये भी आपने बताने के बाद सिर्फ बताना है कि एक सीपीयू के अंदर 3 तरह की बसेस होती हैं, कंट्रोल बस, डाटा बस एंड एड्रेस बस। यहाँ तक करना है बस। और आखिरी चीज़ है आईओ कंट्रोलर होते हैं, तो वही 2 सफ़े बन जाएंगे। यहाँ तक करना। बट वेरी 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 क्या मुझे नहीं पता, इंपॉर्टेंट। लो जनाब, अगला चैप्टर है, छोटा चैप्टर है मगर बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें फ्लो चार्ट्स आ रहे हैं, एल्गोरिथम है, वो भी पेपर में आते हैं, याद रखें। मेरे पास मॉडल पेपर पड़े हैं, हर मॉडल पेपर में 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन फ्लो चार्ट बनाने का आया हुआ है। फ्लो चार्ट को सही बनाएं, कुछ यहाँ पर बनाते भी हैं। एक आध एक्स्ट्रा फ्लो चार्ट मेरे पास पड़ा है, वो फाइंड लार्जेस्ट नंबर वाला, वो मैंने मॉडल पेपर पे देखा है, वो भी मैं आपको इस चैप्टर के साथ करा देता हूँ। वो एक्स्ट्रा फ्लो चार्ट होगा, उसको भी आप तैयार कर लें। और जनाब इजाज़त दें, नमाज का टाइम होने जा रहा है, जाके नमाज़ पढ़ते हैं और फिर इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे अगली। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह तबारक व तआला हम सबका हामी और नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।